जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज मैं आपको आपकी हिंदी परिवेश का चैप्टर नंबर 8 जो कि फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है वृक्ष, आज मैं आपको वो रीडिंग और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी कविता है, वृक्ष के ऊपर लिखी हुई, डॉक्टर श्री प्रसाद ने लिखी है। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं ये हम पहले भी कुछ चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं और हम समझ चुके हैं कि पेड़ों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता और ज़रूरतें होती हैं और उनके ना होने से हमारे जीवन में क्या कमियां और क्या बुराइयां आ सकती हैं, है ना। तो आज हम उन्हीं प्यारे प्यारे वृक्षों जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी और सुंदर कविता है, आप ध्यान से इसे सुनिए और समझिए। ठीक है बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कविता लिखी है डॉक्टर श्री प्रसाद ने। वृक्ष कविता के द्वारा एक नन्हे से बीज से विशाल वृक्ष, आप समझे ना, वृक्ष कैसे बनता है, एक बड़ा सा वृक्ष कैसे बनता है, एक छोटे से प्यारे से बीज से, आपने देखा होगा, है ना। तो उससे एक विशाल वृक्ष बन जाता है, बड़ा हो जाता है तो वृक्ष हो जाता है। तो होने तक की यात्रा का या फिर प्रक्रिया को चित्रात्मक शब्दों के माध्यम से, बेटा चित्रात्मक शब्द मतलब जिनको बोलते समय और समझाते समय हम उसके चित्र को अपने मन विचार में अपन उसको फील कर सकते हैं, उन चित्रों को हम अपने मन विचार में रख सकते हैं और उसको सुनते सुनते, उस कविता को सुनते सुनते हम उसके चित्र को अपने मन में भी बनाने लग जाते हैं। तो उसे बोलते हैं चित्रात्मक शब्दों के माध्यम से उन्होंने जो श्री प्रसाद हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है। कवि ने इसी के साथ साथ वृक्ष की उपयोगिता को भी इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो आइए देखते हैं कि कवि ने अपनी कविता के माध्यम से क्या कहा है और कैसे कहा है। तो बच्चों, आप आ जाइए पेज नंबर 62 में, हिंदी परिवेश चैप्टर नंबर 8 वृक्ष। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। ठीक है, अंकुर मिट्टी से सोया था, अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, कविता की जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें हम पंक्ति बोलते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है, अर्थात एक बार हवा का एक झोंका एक बीज को अपने वेग से उड़ा कर ले आया। हवा का एक झोंका लेकर आया ना, यहाँ लिखा है नन्हा बीज हवा ने लाकर। तो एक हवा का एक झोंका मतलब होता है हवा का वेग, हवा की महसूस जो हम करते हैं ना, वो हवा की बहाव को बोलते हैं। बीज को अपने वेग से उड़ाकर ले आया और किसी एक स्थान पर उसे गिरा दिया, एक स्थान पर गिरा दिया जहां मिट्टी होती है ना, वहीं गिराया। ठीक है, तो धीरे धीरे उस बीज पर मिट्टी जमा हो गई। जब उस स्थान पे वो बीज गिरा था तब तो उसके ऊपर मिट्टी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे एक मिट्टी की परत उसमें आती गई और बहुत समय बीतता गया। ठीक है, वह बीज कुछ दिनों तक मिट्टी के नीचे दबा रहा, मतलब मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक वो दबा ही रहा। फिर कवि ने
इसे उस बीज का मिट्टी में सोना, आप देखा ना, सपने में खोया था और सोया था, तो कवि ने इस बीज को मिट्टी में सोया बताया है, ठीक है, और सपने में खोया हुआ रहने की बात कही है, ठीक है बच्चों। मतलब वो एक सपने में खोया हुआ था और मिट्टी के नीचे सोया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई। आंख खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। इस पंक्ति का अर्थ बहुत सुंदर है। अर्थात जब मिट्टी के नीचे दबे उस बीज को सूर्य की गर्मी और मिट्टी से नमी प्राप्त हुई। आप तो ये जानते हैं कि सूर्य की गर्मी पड़ती है पृथ्वी पर, है ना, धरती पर, और इसी के साथ जब सूर्य की गर्मी ऊपर से पड़ी और मिट्टी में जो नमी आई, सूर्य की मतलब जो गर्मी से नमी आती है मिट्टी में, और मिट्टी में अपने आप परिवर्तन आता है, तो मिट्टी में जो परिवर्तन होता है उसे हम मिट्टी की नमी उसको बोल सकते हैं कि वो मिट्टी की नमी है। तो मिट्टी से नमी प्राप्त हुई। मिट्टी की नमी, आप बोलेंगे कि मैम इसका अर्थ क्या है? बच्चों, जब भी हम गीली मिट्टी को हाथ लगाएंगे ना, तो आपको थोड़ी थोड़ी गर्म लगेगी। अंदर जब हाथ लगाओगे, आप खोदोगे, मिट्टी खोदोगे, तो अंदर जो होगा ना वो गर्माहट, उसे बोलते हैं मिट्टी की नमी, ठीक है। तो नमी प्राप्त हुई, तब वह अंकुरित हो गया, ठीक है। तब वह क्या हुआ? अंकुरित हो गया। अंगड़ाई लेना मतलब वो अंकुरित हो रहा है, और देखते देखते वह एक नन्हा पौधा बन गया। क्या बन गया? नन्हा पौधा, ठीक है। देखते ही देखते वो नन्हा पौधा बन गया, और इस प्रकार बीज को शरीर की प्राप्ति हुई, है ना। उसने क्या करा? एक शरीर प्राप्त कर लिया। नन्हे बीज ने एक शरीर प्राप्त कर लिया तथा वह मिट्टी से बाहर निकल आया। फिर वह मिट्टी से बाहर निकल आया। आँख खोलकर बाहर आया मतलब वह मिट्टी से बाहर निकल आया। कवि ने इस बात को बीज का नींद से जागने के पश्चात अंगड़ाई लेना बताया है। इस पंक्ति में यही बताया है कि वो जब अंगड़ाई ले रहा है ना, मतलब नींद से उठने के बाद, जागने के बाद वह अंगड़ाई ले रहा है। फिर उस बीज को बाहर की दुनिया दिखाई पड़ी। देखो, दुनिया पड़ी दिखाई, तो उस बीज को अंत में क्या हुआ? एक दुनिया दिखाई पड़ी बाहर निकलने के बाद। इस पंक्ति में ये लिखा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पंक्ति में। खाद मिली पानी भी पाया, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। बहुत सुंदर अर्थ है। ये कविता बहुत सुंदर है। आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप इस कविता को सुनते सुनते भी समझते जा रहे हैं, ठीक है। तन डालियां पत्ते आए और फूल मुस्कुराए, और फूल मुस्कुराए, मुस्कुराए, इसमें मुस्कुराए लिखा है, मुस्कुराए, लेकिन ये इसका अर्थ हिंदी में मुस्कुराए होता है। नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। अब इसको समझिए। इन दो पद्यांशों का अर्थ है, कवि कहते हैं कि बीज का, कवि क्या कहते हैं कि बीज का अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करना तभी संभव हुआ जब उसे मिट्टी से खाद और पानी मिला। देखा, खाद और पानी मिला तभी यह चीज संभव हुई है। क्या चीज संभव हुई है? कि वह अंकुरित हो उठा है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि बीज का अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करना तभी संभव हुआ है जब उसे मिट्टी से खाद और पानी प्राप्त हुआ। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि खाद और पानी मिलने पर ही एक बीज जमीन पर अंकुरित होता है और नीचे की और भी बढ़ने लगता है। मतलब जमीन की और भी बढ़ने लगता है, और उसकी जड़ें मिट्टी को कस के पकड़ लेती है ताकि आंधी या तूफान आने पर वह पौधा उखड़ ना जाए, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं धरती के अंदर पौधा जितना धरती के बाहर होता है उतना ही वह धरती के अंदर होता है। कभी तो वो धरती के बाहर कम दिखता है, लेकिन धरती के अंदर वह बहुत अधिक फैलता जाता है।
ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो और आंधी और तूफान उसे उसे उखाड़ ना पाए। उखाड़ना मतलब उसे जमीन से ना निकाल पाए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, ऊपर बढ़ा इधर, धरती में नीचे उधर समाया। इसका अर्थ है ऊपर का हिस्सा ऊपर हवा और सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर अपने लिए भोजन का निर्माण करता है। ये आपको है ना एक पेड़ की जीवनचर्या बता रहे हैं कि जीवन में वो क्या करता है। जब वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो ऊपर जो उसका भाग होता है, जो धरती के बाहर होता है, उसको सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जल पड़ता है, पानी पड़ता है, तो वह क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, भोजन का निर्माण करता है ताकि उसमें वृद्धि होती रहे। ठीक है, तो उसका भोजन वो किससे प्राप्त करता है, सूर्य की किरणों से और जल से और खाद से। ठीक है, फिर नन्हा बीज वृक्ष बनकर के धरती पर लहराए। वो एक नन्हा बीज जो है ना धरती पर लहराने लगता है बड़ा होके। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें तने, डालियां, पत्ते आए और अंत में तने, डालियां, पत्ते आए, है ना। देखो लिखा है ना, तने, डालियां, पत्ते उसमें आने लगे, वो बढ़ने लगा और फूल मुस्कुराए। ठीक है, फूल भी मुस्कुराने लग जाते हैं उस पेड़ पे। फिर नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। धरती पर लहराए मतलब धरती पर हिलने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें तने, डालियां और पत्ते आए और अंत में उसमें फूल भी खिलने लगे। इस प्रकार और उन फूलों से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। ठीक है, उन फूलों के बाद वो फल परिवर्तित होने लग जाते हैं। इस प्रकार एक नन्हा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनकर धरती पर लहराने लगा। ठीक है, इस पंक्ति का ये अर्थ है। अब आगे आ जाइए आप नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ गए आप। अब नेक्स्ट पेज में है पैरा जीता मरता। जीता मरता, रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत आसान है। जैसे इस पद्यांश में कवि ने हमें बताया है कि जिस प्रकार अन्य जीव जंतु सांस लेते हैं, बीमार पड़ते हैं और उनकी भी मृत्यु होती है, जिस प्रकार अन्य जीव जंतु और हम लोग भी सांस लेते हैं ना, कभी हम बीमार पड़ते हैं, है ना, हमारी मतलब जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष भी जीवित रहने के लिए हवा में प्राण वायु ग्रहण करता है। आपने ये तो सुना होगा ना साइंस में कि वृक्ष क्या कौन सी ऑक्सीजन कौन सी हवा लेते हैं, कौन सी प्राणवायु लेते हैं, वो प्राणवायु का नाम है ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये सिर्फ रात के समय कुछ वृक्ष करते हैं और दिन के समय सारे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब हमारी प्राणवायु को वो छोड़ते हैं और हमारे लिए जो हानिकारक वायु है ना वो उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जीवित रहने के लिए वो अपने प्राणवायु ग्रहण करते हैं, उनकी प्राणवायु कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बीमार भी पड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब वो हवा लेता है, बीमार भी पड़ता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो बीमार हो जाता है और मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई वृक्ष बहुत ज़्यादा ही उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ही सूखने लग जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो जड़ उसकी पानी नहीं लेती हैं, वो बीमार होने लग जाता है। किसी किसी वृक्ष में उसकी लताएं खराब होने लग जाती हैं, तो इस तरह से वो बीमार भी पड़ता है और उसकी मृत्यु भी होती है। हमारी तरह पेड़ पौधे सोते और जागते हैं। इसमें क्या लिखा है दूसरे आखिरी पैरा में कि वह सोते और जागते हैं हमारी तरह। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पद्यांश में। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सबेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। रोज शाम को जो चिड़िया है ना उनका घर होता है, देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे घर में भी चिड़िया चींची कर रही हैं, तो ये इनका घर कहाँ बनाती हैं, घोंसले कहाँ बनाती हैं, वृक्ष पर। ये आश्रित रहती हैं वहां पर, वृक्ष पर अपने घोंसले बनाती हैं। तो यहाँ पर एक वृक्ष की उपयोगिता बताई है कि वो कितना उपयोगी है ना, किसी के घर बनाने के लिए,
उस पर आश्रित रहने के लिए, है ना। तो इस तरह से वृक्ष की उपयोगिता के बारे में कभी कहते हैं कि संध्या के समय इन पर पक्षी आकर अपना बसेरा बनाते हैं और रात भर सोकर अपनी थकान मिटाते हैं, और फिर सवेरे सवेरे जागकर ये पक्षी अपने मधुर वाणी से प्रकृति को गुंजित भी कर देते हैं, चीची चीची गाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट पैरा में। छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली झूठ जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। डॉक्टर श्री प्रसाद। बच्चों, लास्ट पैरा में डॉक्टर श्री प्रसाद क्या कहते हैं कि और जब आसमान से सूरज तप रहा होता है, धरती को जला देना चाहता है, तब यह वृक्ष सूरज की गर्मी में शीतल छाया प्रदान करती है। आप जब भी किसी वृक्ष के नीचे जाएंगे ना, तो आपको ठंडी ठंडी महसूस होगा, एकदम ठंडा सा एहसास होगा और ठंडी ठंडी हवा लगने लग जाएगी, है ना, कितनी भी गर्मी हो। लेकिन वृक्ष के नीचे हम छाया में जाएंगे तो हमें ठंडापन महसूस होता है। तो छाया प्रदान करते हैं, जिसके नीचे हमारी टोली यानी बच्चों की टोली, हमारी टोली मतलब बच्चों की टोली बताया है ना, सब टोली, बच्चों की टोली के बारे में बताया है इसमें। तरह तरह के खेल खेलते हैं, मौज करते हैं, मौज मतलब मस्ती करते हैं और खुश होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि धरती के लिए आपने देखा है ना, इस धरती के लिए, इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु के लिए पेड़ पौधे कितने उपयोगी होते हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, तभी हमारी प्रकृति संतुलित रह सकती है बच्चों, और हम भी अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकेंगे, है ना। तो लास्ट पैरा में आप समझे ना, टोली मतलब बच्चों की टोली खेलती है, मस्ती करती है, खुशी मनाती है। ठीक है, और ये वृक्ष हमारे लिए कितने प्रयोगी हैं और कितने उपयोगी हैं, ये तो आप जानते हैं। तो हमें भी इन वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। हमने पद्यांश को अच्छे से अर्थ समझ लिया है। ठीक है, मैं क्लास में भी कराऊंगी, तो आप अपने घर पे भी अच्छे से ये वीडियो देखकर समझें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।